वर्ब्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वर्ब्स। पहले हम एक बार रिकलेक्ट कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा था। तो सबसे पहला जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने देखा था कि इंग्लिश यानी कि एक भाषा है जिसको हम कम्युनिकेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कम्युनिकेट यानी वार्तालाप करने या बातचीत करने। अब किसी भी भाषा का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है मीनिंगफुल सेंटेंस। अगर मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं बनेगा तो हमें समझ नहीं आएगा कि सामने वाला हमें क्या कहना चाहता है। तो हमने ये भी देखा था कि इंग्लिश में जो है कोई भी मीनिंगफुल सेंटेंस के जो मेन 3 पार्ट होते हैं वो होते हैं सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कि कर्ता यानी कि जो काम कर रहा है, वर्ब यानी कि क्रिया यानी कि क्या काम हो रहा है, और ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म जिस पे काम किया जा रहा है। अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में हमने नाउन और प्रोनाउन पढ़ते वक्त पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्रिया। तो यहाँ पे क्रिया का जो साधारण डेफिनेशन है वो क्या कह रहा है, वो कोई भी काम जो कर्ता कर रहा हो, यानी सेंटेंस में जो भी काम हो रहा हो उसको हम क्रिया कहते हैं। अब देखते हैं कि क्रिया होता क्या है। तो सबसे पहले डेफिनेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन क्या कहता है, एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब्स। अब इसको समझने के लिए ये पिक्चर देखिए। यहाँ पे पहले पिक्चर में क्या हो रहा है कि दो जो लड़के हैं वो खेल रहे हैं यानी प्ले। सेकेंड में क्या हो रहा है, लिखा हुआ है कि कुक यानी खाना बन रहा है। अब तीसरे इमेज में दो लोग भाग रहे हैं इसलिए लिखा है रन। ये लड़की जो है वो स्विम कर रही है इसीलिए स्विम। वैसे ही लाफ, रीड, स्लीप और पार्क। तो ये क्या है, एक्शन है, कोई एक्शन हो रही है हर एक पिक्चर में। तो एक्शन वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, वर्ब्स कहते हैं। यानी कि ये सारे जो यहाँ पे लिखे हैं वो क्या है, वर्ब्स है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। हिंदी में इसको समझाए तो वो कोई भी कार्य या काम जो है उस वर्ब कहते हैं। अब सपोज के मैं बात कर सकती हूँ तो बात करना क्या हुआ, वर्ब हुआ। मैं सो सकती हूँ तो सोना क्या हुआ, वर्ब हुआ। हम सब भाग सकते हैं, दौड़ सकते हैं, देख सकते हैं, खेल सकते हैं, तो वो सब क्या हुआ, वो सारे एक्शन वर्ड्स हुए। और एक्शन वर्ड्स क्या कहलाते हैं, वर्ब्स कहलाते हैं। तो इन शॉर्ट वो सारे काम जो हम कर पा रहे हैं वो वर्ब्स के अंडर आते हैं। अब उसका फॉर्मल डेफिनेशन देखते हैं। तो क्या होता है, वर्ड्स दैट टेल अस अबाउट द एक्शन बीइंग परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट और द एक्शन हैपनिंग और बीइंग टॉक्ड अबाउट इन द सेंटेंस। यानी कि वह शब्द जो हमको क्या काम किया जा रहा है या सेंटेंस में क्या काम हो रहा है उसके बारे में बताए, वे सारे शब्द क्या कहलाते हैं, वर्ब्स कहलाते हैं। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या लिखा है, वॉक, स्लीप, ईट, साइकिल, रन, कैच, गो, कम, स्टडी, रिपीट एक्सेट्रा। यानी कि ये हम वॉक कर सकते हैं यानी हम चल सकते हैं, हम सो सकते हैं, हम खा सकते हैं, हम साइकिलिंग कर सकते हैं, हम भाग सकते हैं, हम कुछ पकड़ सकते हैं, हम जा सकते हैं, हम आ सकते हैं और हम पढ़ सकते हैं। वो सारी चीज़ें जो हम कर सकते हैं वो क्या कहलाती है, हमारी वर्ब कहलाती है। अब एक सेंटेंस देखते हैं, ठीक है। ये सेंटेंस में क्या लिखा है, द बॉयज आर प्लेइंग विद बॉल। ये वाला चित्र देखिए, उसमें द बॉयज आर प्लेइंग विद बॉल। अब यहाँ पे बॉयज क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। तो प्लेइंग हमको क्या बता रहा है, हमको वो चीज़ बता रहा है जो कि उस सेंटेंस में हो रही है, क्या काम हो रहा है वो बता रहा है। तो प्लेइंग क्या हुआ, वर्ब हुआ। अब देखते हैं कि यहाँ पे बॉयज क्या है, बॉयज के बारे में बात हो रही है इसलिए बॉयज हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और बॉल क्या हो गया, जिसपे ये क्रिया करी जा रही है इसीलिए जो बॉल है वो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखते हैं, वर्ब इज द वन विच डिस्क्राइब्स द एक्शन और द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। अभी तक हमने ये तो देख लिया कि वर्ब हमको एक्शन के बारे में कैसा बताता है, पर यहाँ पे एक और चीज लिखी है, स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। इसका क्या मतलब हुआ, तो हिंदी वाक्य देखते हैं। क्रिया वह है जिसके माध्यम से सब्जेक्ट के कार्य या अवस्था की जानकारी मिलती है। देखो, कार्य तो हमने पढ़ लिया, अब अवस्था यानी कि क्या। अब अवस्था यानी कि उसके टाइम और वो कहाँ पे करी जा रही है उसकी भी जानकारी हमको वर्ब दे सकता है। कैसे, वो हम आगे देखेंगे। अभी ध्यान दीजिए, सपोज यू आर लाइंग ऑन द बेड एंड मिसिंग समवन, you might think of doing no physical work, but still you must remember that the brain is functioning. Hence such a work miss, even if not performed by your hands and legs,
but being performed by a brain is also considered as a verb. अब यहाँ पे क्या बताना चाहते हैं कि आप यहाँ लेटे हुए बेड पे और किसी को याद कर रहे हैं, तो कोई फिजिकल वर्क नहीं हो सकता। फिजिकल वर्क यानी कि वह काम जो हाथ और पैर की मदद से हो सके। तो यहाँ पे जो है वो आपका काम क्या है, ब्रेन कर रहा है किसी को याद करने का काम। तो ऐसा काम जो हमारे हाथ पैर ना कर सके पर हमारा ब्रेन कर सके, उसको भी हम वर्ब में ही गिनते हैं। इसकी हिंदी देखते हैं। मान लीजिए आप बिस्तर पर लेटे हुए किसी को याद कर रहे हैं। आप सोचेंगे कि मैं कोई काम तो कर नहीं रहा, मैं तो सिर्फ बिस्तर पर लेटा हूँ। यूं तो किसी को याद करते समय आपके हाथ पैर स्थिर हो सकते हैं, लेकिन दिमाग तो चल रहा है। इसीलिए याद करना भी एक क्रिया यानी कि वर्ब है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं मिस। तो मिस मतलब याद करना। अब समझ में आया? इसीलिए ये मत सोचिए कि क्रिया का मतलब है सिर्फ वह काम जिसमें आपके हाथ और पैर का प्रयोग होता है। सही मायने में क्रिया का अर्थ है कोई भी काम। इसको याद रखिए, क्रिया यानी भी कोई भी काम जो हम कर सकते हैं। थिंक करना भी एक काम ही हुआ, बैठना भी एक काम ही हुआ, फिर चाहे वो केवल दिमाग से ही क्यों ना किया जा सके। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अगर कोई आपको पूछे कि थिंक करना काम है कि नहीं, तो हाँ, थिंक करना एक काम है, एक वर्ब है। अब इस चित्र को ध्यान से देखिए। यहाँ पे क्या है, आपको एक बेबी सोता हुआ नजर आएगा। इस पिक्चर से हमने 2 सेंटेंसेस बनाए हैं जो कि क्रिया के दोनों यूजेस के बारे में हमको बताते हैं। अब पहला सेंटेंस देखिए। पहले सेंटेंस में लिखा है अयांश इज स्लीपिंग, यानी अयांश सो रहा है। अयांश सोने का कार्य कर रहा है। इस वाक्य में सब्जेक्ट के कार्य की जानकारी मिलती है। ठीक है, अब आपको कुछ याद आया? यहाँ पे क्या था? वर्ब इज द वन विच डिस्क्राइब्स द एक्शन और द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। अब पहला जो हमारा सेंटेंस है उसमें हमको एक्शन यानी कार्य के बारे में पता चल रहा है। अब सेकेंड वाला सेंटेंस देखते हैं। अयांश इज 8 months ओल्ड। क्या बता रहा है कि ये बच्चा 8 months ओल्ड है। अयांश 8 महीने का है। इस वाक्य में सब्जेक्ट के कार्य का नहीं बल्कि वर्तमान अवस्था की जानकारी मिल रही है। इसमें ये जो सेकेंड हमारा है स्टेट यानी अवस्था की जानकारी मिल रही है। तो अब आपको पता चल रहा होगा कि वर्ब हमको कैसे हेल्प करते हैं। अब पहले वाले में स्लीपिंग यानी वर्ब हमको डायरेक्ट एक्शन यानी कि कार्य के बारे में बता रहा है। पर यहाँ पे जो वर्ब है इज, वो हमको सिचुएशन के बारे में बता रहा है। सिचुएशन को हिंदी में अवस्था बोलते हैं। तो अब आपको पता चला कि कैसे वर्ब के हिसाब से हमको कार्य और सिचुएशन दोनों का पता चलता है। अब कार्य बताने वाले वर्ब अलग होते हैं और अवस्था या सिचुएशन बताने वाले वर्ब अलग होते हैं। इसको हम अभी के लिए वर्ब 1 बोलते हैं और सिचुएशन बताने वालों को वर्ब 2 बोलते हैं। अब क्रियाएं 2 प्रकार की होती है। जैसे मैंने ऊपर बताया 2 प्रकार की क्रियाएं होती है। एक होता है जो हमको एक्शन बताती है, दूसरा होता है जो हमको अवस्था बताती है। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे मेन वर्ब के बारे में। मेन वर्ब का डेफिनेशन क्या है? डिस्क्राइब्स द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट सच एज टू डांस, टू सिंग, टू थिंक, टू रीड, टू राइट, टू सी, टू मूव, टू मिस, टू बीट एक्सेट्रा। इन शॉर्ट यहाँ पे क्या बोल रहे हैं वो लोग कि कोई भी ऐसा वर्ड जो हमको एक्शन के बारे में बताए, जैसे कि डांस करना, सिंग करना, सोचना, रीड करना, लिखना, देखना या हिलना। अब एक्शन डज नॉट मीन ओनली फिजिकल वर्ड। इसका एग्जांपल हमने ऑलरेडी ऊपर देख लिया है कि एक्शन यानी कि सिर्फ वह नहीं जिसमें हम हाथ या पैर का इस्तेमाल करें, बट कोई भी काम को हम वर्ब बोल सकते हैं। अब हिंदी में देखते हैं। मेन वर्ब को हिंदी में मुख्य क्रिया के नाम से जाना जाता है। यह क्रिया सब्जेक्ट के कार्य की जानकारी देती है। मुख्य क्रिया का सीधा सा मतलब है कोई भी काम, जैसे सोचना, गाना, नाचना, पढ़ना, लिखना, देखना, हिलना, याद करना, पीटना आदि। तो देखो, मैंने जो यहाँ पे वर्ब 1 लिखा था वो कार्य के बारे में बता रहा था। अयांश स्लीपिंग, स्लीपिंग यानी कि कार्य, तो वो डायरेक्ट हमको क्या काम हो रहा है उसके बारे में बता रहा था। तो यहाँ पे वर्ब 1 क्या बोल सकते हैं? मेन वर्ब। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा, मेन वर्ब का काम होता है हमको कार्य के बारे में जानकारी देना।
ज़रूरी नहीं है कि काम वही हो जो हाथ पैर यानी कि फिजिकल हो। अगर आप कुछ सोच भी रहे हैं तो भी आपका दिमाग काम कर रहा है, यानी मेंटल वर्क तो हो ही रहा है, इसीलिए सोचना भी एक कार्य ही है। अब हम देखते हैं दूसरे टाइप का वर्ब जिसका नाम है हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब। द वर्ड्स दैट हेल्प अस टेल द सिचुएशन एंड टाइम ऑफ द सब्जेक्ट एंड द एक्शन। अब इसमें क्या हो रहा है, ये क्रिया सब्जेक्ट की अवस्था के बारे में बताती है। सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अब देखो, सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, वो जो हमें अवस्था के बारे में बताता है। तो यहाँ पे वर्ब टू यानी कि इज जो है वो हमें अवस्था बता रहा है, तो वर्ब टू यहाँ पे क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब हुआ। तो ये थे हमारे दो टाइप के वर्ब। पर अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, अगर सब्जेक्ट एक वचन हुआ तो हम इज बोलते हैं, उसके साथ हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे ही अगर फर्स्ट पर्सन में हुआ तो एम का प्रयोग होता है। अगर बहुवचन सब्जेक्ट है तो आर यूज होता है। अगर भूतकाल में है तो वॉज यूज होता है। वैसे ही भूतकाल में बहुत सारे लोग होंगे तो वर यूज होगा। और उसके भी पहले का अगर समय होगा तो हैज, हैव, हैड ये यूज होता है। अब देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ड्स के थोड़े एग्जांपल आपको दिए, एम, इज, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग, हैज, हैव, हैड, डू, डस, डिड, शैल, विल, शुड, वुड, मे, माइट, मस्ट, कैन, कुड। ये ऐसे शब्द हैं जो हमें आगे की क्रिया के साथ यूज होके टेंसेस बनाने में मदद करते हैं। ये जो हेल्पिंग वर्ड्स हैं वो इतने इम्पॉर्टेंट है कि अगर ये नहीं होंगे तो एक्शन वर्ब का कोई मतलब नहीं बनेगा। और यही वर्ड्स है जिसके मदद से हम आगे टेंसेस बनाएंगे। और यही वर्ड्स है जिनकी वजह से हमको पता चलता है कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो कौन से सिचुएशन में है, कौन से समय पे कौन सा काम हो रहा है। सपोज कि अगर मुझे बोलना है कि मैं सो रही थी तो वहां पे मैं इज यूज नहीं कर सकती, और मैं है यानी फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन के साथ इज यूज नहीं कर सकती। तो मेरा सेंटेंस क्या बनेगा, आई वॉज स्लीपिंग। अब आपको यहाँ पे पता चल रहा होगा स्लीपिंग यानी कि मेन वर्ब है। क्यों, क्योंकि वो मेरी क्रिया बता रहा है। पर वॉज क्या बता रहा है, मेरी अवस्था बता रहा है, यानी मैं कब बात कर रही, ये भूतकाल बता रहा है, इसीलिए ये क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब। तो सीधी सी बात है, मेन वर्ब जो है हमको बताता है कि क्रिया क्या हो रही है, और हेल्पिंग वर्ब हमको बताता है कि टाइम क्या था क्रिया होने का या सिचुएशन क्या थी क्रिया होने की। और हमको ये भी बताता है कि हमारा जो सब्जेक्ट था वो एक वचन है, बहुवचन है, प्रथम पुरुष में है, द्वितीय पुरुष में है या तृतीय पुरुष में है। और इन दो वर्ब के मदद से आगे हम टेंसेस बनाते हैं। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की मदद से टेंसेस बनते हैं। अब थोड़े एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि आपको थोड़ा समझ में आए। एग्जाम्पल है शी इज डांसिंग। अब यहाँ पे इज हेल्पिंग वर्ब है और डांसिंग जो है तुम्हारा मेन वर्ब है। अब इज जो है वो क्या बताता है कि सिंगुलर है और अभी प्रेजेंट टेंस में ये काम हो रहा है। अब सेकेंड सेंटेंस देखिए, शी वॉज डांसिंग, यानी कि वॉज है, ये भूतकाल बता रहा है और एक वचन बता रहा है। और डांसिंग क्या बता रहा है कि वह क्या काम कर रही थी। तो यहाँ पे इन दोनों की मदद से हमको ये पता चल रहा है कि वो नाच रही थी। पहले सेंटेंस में इसकी मदद से हमको क्या पता चल रहा है कि वो नाच रही है। अब आपको डिफरेंस पता चला कि कैसे हेल्पिंग वर्ड से हमको टाइम और सिचुएशन का पता चलता है। अब तीसरा सेंटेंस देखते हैं, शी डांसेस डेली या शी डांसेस एवरी डे। इसमें डांसेस क्या है, मेन वर्ब है। वो क्या बता रहा है कि वो रोज डांस करती है। तो ये क्या हुआ, एक जनरल टाइप ऑफ सेंटेंस हुआ जिसमें सिंपल टेंस यूज किया जा रहा है। और सिंपल टेंस में कभी कभी मेन वर्ब से काम चल जाता है। अब आपको याद होगा कि लास्ट लेक्चर में हमने प्रोनाउंस पढ़ा था। उसमें मैंने एक बात बताई थी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के लिए प्रोनाउंस डिफरेंट हो जाते हैं। तो क्यों डिफरेंट होते हैं, क्योंकि किसी सेंटेंस में अगर आप जगह बदलते हो तो उसका लिखने का तरीका बदल जाता है। तो यहाँ पे थोड़े एग्जाम्पल है वो देख लेते हैं। अब सब्जेक्ट में जब मैं मेरी बात कर रही हूँ तो आई यूज होगा। सपोज के जेन मेरी फ्रेंड है तो आई लाइक जेन, यानी मुझे जेन अच्छी लगती है।
और वही ऑब्जेक्ट के में मुझे लिखना हो तो जेन लाइक्स मी, यानी जेन मुझे पसंद करती है। दोनों इसमें बात मेरी हो रही है, पर जब सब्जेक्ट में मेरी बात हो रही है तो मैं आई यूज़ कर रही हूँ, पर ऑब्जेक्ट में मेरी बात हो रही है तो मैं मी यूज़ कर रही हूँ। वैसे ही जब हम सेकेंड पर्सन में बात करते हैं तो सब्जेक्ट में यू यूज़ होता है और ऑब्जेक्ट में भी यू यूज़ होता है। अब थर्ड पर्सन में जब लड़के की बात हो रही है तो ही यूज़ होता है, और जब ऑब्जेक्ट में हो तो हिम यूज़ होता है। वैसे ही अगर कोई लड़की हो तो शी यूज़ होता है और ऑब्जेक्ट में हर यूज़ होता है। वैसे ही अगर कोई नॉन लिविंग थिंग हो तो इट यूज होता है और ऑब्जेक्ट में भी इट यूज होता है। अगर बहुत सारे लोगों के बारे में फर्स्ट पर्सन में बात हो रही हो तो वी यूज होता है और ऑब्जेक्ट में अस यूज होता है। और थर्ड पर्सन में अगर बहुत सारे लोगों की बात हो रही हो तो दे यूज होता है और ऑब्जेक्ट में देम यूज होता है। अब देखो, सेकेंड पर्सन में आप देखेंगे सिर्फ यू है। अब आप सोच सकते हैं कि आई वी है, यानी सिंगुलर प्लूरल दिया हुआ है। वैसे ही थर्ड पर्सन में ही शी इट सिंगुलर दिया हुआ है और दे प्लूरल दिया हुआ है। तो सेकेंड पर्सन में सिंगुलर और प्लूरल क्यों नहीं दिया? क्योंकि सिंगुलर और प्लूरल सेकेंड पर्सन में दोनों यू से ही डिनोट करते हैं और उसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का फॉर्म भी यू ही रहता है। तो इसी के साथ हम वर्ब्स खत्म करेंगे। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं प्रपोजिशंस के साथ।